चलो, आई एम गेटिंग मेनी यस। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो परफेक्ट। मैं शुरू करता हूँ, फिर यहीं पे रुकता हूँ। ओके, गॉट योर आंसर। ओके ठीक है। आज जी, आज जी, आज जी, तो कल इसके बारे में बात किया था। मेक के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था, समझा दिया था कि इसका इस्तेमाल क्या है। कि इनिशियली अगर लेट से आपके पास कोई डेटा सेट नहीं है, या अगर आप किसी के डेटा सेट पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो फॉर अ प्रैक्टिस पर्पस, फॉर योर सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कि भैया मुझे ये चीज आती है, समझ में आ रही है नहीं आ रही, तो आप अपना खुद का एक डेटा सेट बना सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट है, एंड फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस हम यूज करने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये डेटा सेट किस पर्पस के लिए यूज होने वाला है, लेकिन फिलहाल के लिए तो भैया इनका एक बेसिक नेचर समझ लो, और वो भी विजुअलाइजेशन के साथ। बिकॉज अगर आप सिर्फ आंकड़े देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, यू वोंट अंडरस्टैंड इट। इसीलिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल होता है, एंड दैट्स द करेक्ट पॉइंट टू इंट्रोड्यूस दिस लाइब्रेरी मैटप्लॉटलिब। मैंने क्या बोला? मैंने एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए, सिंपल भाषा में मैटप्लॉटलिब की जरूरत बता दी है कि इसकी जरूरत क्या है। अब सिंपल सी बात है भैया, सिंपल सी बात है, ये मैंने अपना जो डेटा ये आपके सामने रख दिया। क्या इससे मैं अपने डेटा के बारे में कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहा हूं? डेफिनेटली स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे अगर इसका नेचर समझना है, बहुत सारी चीजें जो है विजुअली देखने से समझ में आती है भैया। पिक्चर की सिर्फ अगर स्टोरी सुनाऊंगा तो आपको शायद मैं कुछ मिस आउट कर जाऊं, या फिर कुछ चीजें आप नजरअंदाज कर दो, आप बोर हो जाओ। लिसनिंग का भैया जो अवेयरनेस रहता है वो वैसे भी इतना हाई रहता नहीं है, बराबर है। तो फिर ऐसे केस में अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं तो आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे उससे, वो इमोशंस को आप फील कर पाओगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये मैं चीज कहना चाहता हूं, और यही मैटप्लॉटलिब काम करता है कि आपके डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट कर देना, ताकि आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने डेटा के बारे में मिल सके। ठीक है, इंपोर्ट करते हैं भैया मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, उसको भैया पीएलटी नाम से मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। अब इसकी शुरुआत हो रही है इस लाइब्रेरी की, ठीक है, और जहां जहां जिस जिस हिसाब से इसका इस्तेमाल अपन करते हुए देखने को मिलेंगे, जो जो फंक्शंस होंगे उस हिसाब से मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। और इसको एक्चुअली सीखने का यही बेस्ट तरीका है। आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, एसके लर्न का जैसे मैंने जिक्र किया था, कल ही बताया था, डेटा सेट में से अपन मेक टाइप के बहुत सारे जनरेटेड डेटा सेट्स अभी इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि एक है इसमें से मेक रिग्रेशन। कैसे बनाते हैं जी? चलो, मुझे रिग्रेशन के लिए एक डेटा सेट चाहिए, ऑल्दो आपको अभी ये चीजें इनिशियल लेवल पे पता नहीं है कि भैया रिग्रेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, बट सिंपल सी भाषा में ये समझ लो कि रिग्रेशन के लिए जो हम लोग डेटा जनरेट कर रहे हैं वो कुछ ऐसे हिसाब का होगा कि जो कंटिन्यूअस डेटा होगा। कंटिन्यू देखो, एक तो ना डेटा में दो कैटेगरीज आप पकड़ के चल लो, एक होता है कंटिन्यूअस डेटा, एक होता है कैटेगोरिकल डेटा, जिसके साथ अपन डील करेंगे। ये होता है कंटिन्यूअस डेटा, ये होता है, देखो जी, ये कंटिन्यूअस डेटा होता है जो आपके सामने दिख रहा है। मतलब आपका जो रिस्पेक्टिव डेटा सेट है उसका जो डिपेंडेंट, अब कल मैंने बताया था डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो जो मेरा टारगेट है डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका जो टाइप है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल टाइप जब होता है तो उसमें अपन रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लीनियर रिग्रेशन हो गया, और भी बहुत सारे भैया, बहुत सारे, रिज है, लासो, मतलब बहुत सारे भैया पड़े हुए हैं, उनको एक 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 करके अपन समझने वाले हैं विद देयर लाइक क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो रिग्रेशन आ गए। कुछ ऐसे होते हैं भैया जो कि क्लासिफिकेशन के लिए यूज अपन करते हैं, जो कि कैटेगोरिकल टाइप होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कार किसके पास है नहीं है, देखा था ना, एक डेटा सेट कार डॉट सीएसवी आपके साथ शेयर भी किया है मैंने। तो कार डॉट सीएसवी में क्या था? 01 01 01, ये आपका टारगेट वेरिएबल था। उसमें 01 क्या है भैया? कार है तो जीरो, नहीं वन, अगर कार नहीं है तो जीरो, तो बराबर है 10 10। तो ये कैटेगोरिकल टाइप डेटा हो गया। अब कैटेगोरिकल टाइप डेटा हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, और जो कंटिन्यूअस नेचर का डेटा होता है वो इस तरीके से हम लोग रिग्रेशन में यूज करते हैं फॉर प्रिडिक्शन पर्पस। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मुझे वही जनरेट करना है, तो मैं क्या करता हूं, उसमें सबसे पहला जैसा नाम वैसा काम, ज्यादा कुछ उसमें मुश्किल नहीं है। एन फीचर इक्वल टू 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फीचर्स दैट आई वांट इन माय टेबल। कितने फीचर्स चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, बराबर है, तो वो मैं बता देता हूं। मुझे ज्यादा नहीं भैया, एक ही फीचर चाहिए, मतलब जो एक्स में लाई करता है, वाई की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ यहां पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बात कर रहा हूं। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नोट दिस डाउन कि जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं कितने मेरे को फीचर्स चाहिए, तो आई एम स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट एक्स। आई एम स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट एक्स। एक्स मतलब क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल तो अपना अलग से जनरेट होने वाला है, उसका टेंशन आप ना लो, बराबर है। उसके बाद आते हैं नॉइज के ऊपर। नॉइज मतलब क्या? कि भैया कितना बिखरा बिखरा सा आपको डेटा देखने को मिलेगा, मैं बताऊंगा। मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूं चीजें, मैं डायग्राम नीचे लिखा हुआ है उसके जरिए बताऊंगा। नॉइज मतलब कितना भैया, एक तरीके से ना, रिग्रेशन जब हम बात करते हैं, जैसे कि चलो दिखाई देता हूं ना यार आपको, विजुअली थोड़ा समझाई देता हूं। रिग्रेशन जब हम बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लीनियर रिग्रेशन, तो उसमें जो है ना डेटा आपका लीनियरली प्रोपागेट होता है। जैसे जैसे आपकी एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, देखो वैसे वैसे आपकी वाई की वैल्यू बढ़ रही है, तो वो एक लीनियर पैटर्न दिखाता है। लेकिन लीनियर पैटर्न जो है वो एकदम शार्प होगा अगर वो एक लाइन को फॉलो करे, तो उसमें बोलेंगे नॉइज बिल्कुल है ही नहीं, कि वो बिल्कुल आपको जो डॉट 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 जो वो एक लाइन में फॉलो हो रहा है इस तरीके से, नॉट इन इन दिस वे। इसमें तो नॉइज 5 है, मैं बात कर रहा हूं नॉइज अगर 0 हो, तो बात समझ में आ रही है आपको। लेकिन अब इस केस में देखोगे तो नॉइज है, मतलब ये ज्यादा विड्थ हो गई, इसकी ज्यादा फैल गया, यानी कि नॉइज बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। ये चीज आपको समझनी है बेसिक सेंस में। डायग्राम अपने को यही बताता है। देखो, अब मैं नॉइज के जरिए आपको ये चीज बता तो नहीं पाया,
कि समझा तो नहीं पाया, तो मैंने डायग्राम की मदद ली ताकि डायग्राम के थ्रू आपको अच्छी तरह समझ में आए। अगर मैं नॉइस कम करूंगा तो ये जो इसकी विड्थ है ये कम होती जाएगी, जितनी नॉइस कम करूंगा उसकी विड्थ एकदम कम होती जाएगी। शायद ऐसा भी पॉसिबल है कि भैया अगर जीरो कर दो तो वो एकदम लाइन को फॉलो करे। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। देन अगेन जैसा नाम वैसा काम, नंबर ऑफ सैंपल्स कितना रखना चाहते हो भैया, मैं तो 10,000 नंबर ऑफ सैंपल्स चाहता हूं इस रिस्पेक्टिव डेटा सेट के अंदर। देन कमिंग ऑन टू द रैंडम स्टेट, अब ये तो मैंने कल ही आपको बताया था, एक कंसिस्टेंट ऑर्डर जो है हर बार आपका मेंटेन रहना चाहिए। अगर आप ये चेंज कर देंगे तो आपका डेटा बार बार अलग होता जाएगा, बदलते जाएगा फॉर एग्जीक्यूशन। तो इसलिए आपको एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर उसको मेंटेन रखना है कांस्टेंट कॉम्बिनेशन के साथ, तो रैंडम स्टेट यूज कीजिए। जो कल मैंने बताया था ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के साथ, वही इसमें बता रहा हूं और कोई अलग नहीं है। तो ये मेरा एक्स हो गया, जो कि मैंने देखो वन फीचर डिमांड किया था, ओनली वन फीचर, तो ये उसकी वैल्यूज आ गई मेरे वन फीचर की, ठीक है। और ये मेरा वाई जो कि कंटिन्यूस डेटा है। अब मैं क्या करता हूं, मैटप्लॉटलिब का सबसे पहला, सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो रिस्पेक्टिव डायग्राम है वो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। देखो जी, ये तो मैंने ऊपर ही कर लिया था स्टेटमेंट। अभी इस पीएलटी के जरिए, जो कि उसका नामकरण मैंने किया है, मैं स्कैटर प्लॉट का इस्तेमाल करता हूं। स्कैटर प्लॉट मतलब क्या, जो हम लोग भैया अपने रिस्पेक्टिव 11th 12th में ग्राफ प्लॉट नहीं करते थे, जो कि एक्स की वैल्यू लेते थे, वाई की वैल्यू, यानी कि हमें क्या लगता है ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट लगते हैं कि नहीं, तो हम एक्स लेते थे, वाई लेते थे, और इन दोनों का इंटरसेक्शन जहां पे होता था वो अपना रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट पॉइंट बनता था। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर सिंपली ट्राइंग टू प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, दैट्स इट, एंड दैट्स व्हाट द स्कैटर प्लॉट इज ट्राइंग टू डू। तो हम क्या करते हैं, एक एक्स की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, एक वाई की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर लेता है वो आपका रिस्पेक्टिवली क्या हो जाता है, पॉइंट उस प्लॉट पे प्लॉट हो जाता है, दैट्स इट। तो इसी को बोलते हैं स्कैटर प्लॉट। तो इसमें इनपुट क्या दिया, एक्स कोऑर्डिनेट, जो कि हमारी ये वैल्यूज है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट की तरह चलेंगे और ये मेरे वाई कोऑर्डिनेट की तरह चलेंगे। तो ये मैंने दोनों इनपुट दे दिए। देन कमिंग ऑन टू सेपरेट, लाइक अब ये डिपेंड करता है आप रखना चाहो नहीं रखना चाहो। जैसे भैया एक्स को लेबल क्या दोगे, वाई को लेबल क्या दोगे, यानी कि ये जैसे एक्स एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे तो आपने भैया एक्स दे ही दिया, उसकी वैल्यूज दे दिए, लेकिन क्या आप इसको कुछ लेबल देना चाहते हो, एक्स एक्सेस को, वाई को कुछ लेबल देना चाहते हो, तो वो यहाँ पे मेंशन करो एंड पीएलटी डॉट शो। तो देखो भैया आपके समक्ष आ जाएगा। इसको अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो थोड़ा बहुत जो डेटा रिगार्डिंग दिस फिगर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ज्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो ये वाला फंडा आपके सामने दिख रहा है कुछ इस तरीके से। तो अब इस डेटा को मैं क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं आगे फर्दर अपने रिग्रेशन में, कैसे वो भी दिखाने वाला हूं जब अपन एक्चुअल में उस फंडे के साथ डील करेंगे। बहुत सारे ऐसे डेटा सेट्स भी मैंने इंक्लूड करके रखे हैं ताकि आपको एक पूरा प्रैक्टिकल ओवरव्यू इसके इस्तेमाल का भी देखने को मिल जाए, ठीक है। बट फिलहाल के लिए इतना समझो कि हम अपने डेटा के साथ रेडी है, वी आर रेडी विद एक्स, वी आर रेडी विद वाई, डोंट वरी। अब इसके बाद सीधा अपने को आगे मॉडल की भी बात अपन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और डेटा, मेक क्लासिफिकेशन। क्या है इसमें, कुछ नहीं, सेम है, बाकी कोई फर्क नहीं है, सेम है। ये मेक क्लासिफिकेशन है, इसका एड्रेस भी वही है जहां से इसको मंगाया गया है। इसमें मैं चाहता हूं नंबर ऑफ क्लासेस, हाँ ये एक चीज अलग होती है, ये एक चीज डिफरेंट होती है। नंबर ऑफ क्लासेस कितना चाहते हो आप इसमें, जो आपका टारगेट वेरिएबल होता है ना, उसमें आप नंबर ऑफ क्लासेस कितने चाहते हो, दो चाहते हो, तीन चाहते हो, चार चाहते हो, कितने, तो वो मैंने नंबर ऑफ क्लासेस दो यहां पे डिफाइन किया है। एंड एन फीचर्स, मतलब आप फीचर्स कितना चाहते हो, जैसे ऊपर वही डिफाइन किया था वही यहां पे बता रहा हूं कि मेरे को भैया पांच फीचर्स चाहिए, कितने, गिन के पांच फीचर्स मुझे चाहिए। एंड उसमें कितने सैंपल होने चाहिए, कुल मिला के 10,000 रिकॉर्ड होने चाहिए। अब देखो ये स्कैटर प्लॉट का एक और कमाल, अब ये क्वेश्चन डेफिनेटली इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं, देखो गौर से समझो इस चीज को, बड़ा ही सीरियस वे में इसको मैं अभी आपके समक्ष जो है रखने वाला हूं, ठीक है। वेरी वेरी इन अ सीरियस मोड आई एम गोइंग टू कीप इट टू यू। समझिए इसको, मैं कहने का क्या प्रयत्न कर रहा हूं, क्या प्रयास कर रहा हूं। स्कैटर प्लॉट में कई बार आपको ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये क्या चीज है, क्योंकि ये धड़ल्ले से हम यूज करने वाले हैं, तो अगली बार आपको ये सवाल नहीं पड़ना चाहिए कि ये चीज क्या है। नॉर्मली हम स्कैटर प्लॉट में जो सबसे पहली एंटिटी देते हैं वो तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और जो दूसरी एंटिटी देते हैं वो तो वाई कोऑर्डिनेट होता है। इसके ऊपर बाद में आएंगे, दिस इज नथिंग बट अ कलर, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। इसको छोड़ो, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पहले इसको मुद्दे को समझो, ये क्या बोल रहा है, एक्स बोल रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट कोलन बोल रहा है, कॉमा जीरो बोल रहा है, इसका मतलब क्या निकलता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। ये मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर इसमें क्या पता लगा रहे हैं आप, देखो। अगर मैं आपको बताऊं तो जो भी, इसको मैं थोड़ा सा ना अलग से आपको यहां टाइप करके बताता हूं। जब हम लोग इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन कर रहे हैं तो मोस्टली हमारा जो फंडामेंटल चीज रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, एक्स कॉमा वाई। मतलब लेट से ये मेरा एक लिस्ट है एल, और उसके अंदर मैं एक्स कॉमा वाई मेंशन करता हूं, क्या करता हूं, एक्स कॉमा वाई मेंशन करता हूं। अब एक्स की जगह पे मैंने कोलन लिख दिया, एक्स की जगह मैंने कोलन लिख दिया। अभी आपको पता है कोलन का मतलब क्या होता है, कोलन का मतलब क्या, कि आप पूरा का पूरा एज इट इज भैया, पूरा का पूरा जो एक्स की वैल्यूज है वो वैसी की वैसी कंसिडर कर रहे हो, बात समझ में आ रही है, आप वैसी की वैसी उसकी पूरी की पूरी वैल्यूज कंसिडर कर रहे हो, उसमें अपने को कोई भी लाइक ना ऊपर नीचे कोई लेना देना नहीं है, अपने को सब कुछ चाहिए डेटा। लेकिन y की जगह मैंने जीरो रख दिया, क्यों रखा, बिकॉज मेरे पास दो क्लासेस हैं, क्या है, मेरे पास दो क्लासेस हैं, दो क्लासेस मतलब एक का इंडेक्स लेट से जीरो होगा, एक का वन होगा। तो व्हाट आई वांट कि भैया एक तो मेरे को जीरो चाहिए,
एक तो भैया मेरे को क्या चाहिए, जीरो चाहिए, और दूसरा जो मैं वाई एक्सेस को दूंगा दैट वुड बी योर सेकंड क्लास। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से मैंने इन दोनों के बीच में क्या कर दिया, अपना रिस्पेक्टिव जो मैप है वो प्लॉट किया। ज्यादा कुछ भी इसमें बड़ी बात नहीं है, इसमें सिर्फ मैं बात कर रहा हूं एक क्लास की, इसमें मैं बात कर रहा हूं दूसरे क्लास की, दैट्स इट। और ये क्या भैया, कलर एज पर द वाई, वाई मतलब मेरे रिस्पेक्टिवली दो क्लासेस है, एक जीरो एक वन, तो भैया उसी हिसाब से कलर दे दो। मतलब जीरो को एक कलर दे दो, लेट्स से इसमें येलो दे दिया, एक अपना जो दूसरा क्लास है उसको भैया मरून दे दो, तो उसको मरून दे दिया। इस तरीके से सिर्फ बात हो रही है, और ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं, ये देखो इस किस प्रकार से जो है ये आपका जो क्लासिफिकेशन वाला प्रॉब्लम है ये प्लॉट हुआ है, मतलब डेटा जो है वो एक तरीके से प्लॉट हुआ है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? माइक तो चल रहा है ना भैया, चैट्स बहुत सारे आ रहे हैं। यू कैन हैव इट सुमित जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन हैव इट, कोई दिक्कत नहीं है। आप दो क्या, पांच क्या, दस क्या, सौ क्या, 200, 200 क्या, हजार ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यस एग्जैक्टली, पीजे ने बिल्कुल सही बताया, एक्स की ऑल, वाई की जीरो, यस, एंड जीरो इंडेक्स, जीरो इंडेक्स बोलो, क्लास बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है, ठीक है? मुझे लगा यार माइक वगैरह है ना बंद वगैरह हो गया। क्या बता दीजिए, क्लास फिर से बता दीजिए। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं है जी, नंबर ऑफ क्लासेस टू, मतलब जैसे मेरा डेटा सेट है, अ, जैसे वो एज इनकम एंड कार वाला था, कार डॉट सीएसवी वाला था, कि कार है या नहीं, तो ये दो पॉसिबिलिटी ना, तो ये दो क्लासेस हो गए, कार है मतलब वन, कार नहीं है मतलब जीरो, तो ये दो पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी मतलब आपके नंबर ऑफ क्लासेस आर देयर टू। ये नंबर ऑफ क्लासेस मतलब इन दोनों में आपके जितने भी रिस्पेक्टिव एक्स का डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ डेटा भैया इस क्लास को बिलोंग करेगा, कुछ डेटा इस क्लास को बिलोंग करेगा। अब इससे आसान तो भैया चीज नहीं हो सकती, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो देखो मैंने आपको दिखा दिया, ये तो एक्स आपका इसी प्रकार से होगा, एक दो तीन चार पांच, मैंने बोला था ना, ये देखो मैंने नंबर ऑफ फीचर बताए थे पांच, और नंबर ऑफ क्लासेस कितने बताए थे, दो, तो नंबर ऑफ क्लासेस कितने बताए थे, दो। देखो जी, जीरो वन जीरो वन जीरो वन, दिख रहा है आपको, दिख रहा है नाउ, इट इज क्लियरली विजिबल टू यू। चलो अब आगे बढ़ते हैं जी, ब्लॉब्स। ब्लॉब्स मतलब क्या, मोस्टली अपन जैसे क्लस्टर्स में यूज करेंगे ना, जब हम क्लस्टरिंग वगैरह टाइप्स देखेंगे तो उसमें अपन यूज करेंगे ब्लॉब्स, तो थोड़ा सर्कल टाइप जो है, थोड़ा सा ब्लॉब शेप जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा मेक ब्लॉब्स में। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, हम ये बता देंगे नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होने चाहिए, तो मैंने बोल दिया 500, सेंटर्स कितने होने चाहिए, क्योंकि हर एक ब्लॉब का एक सेंटर होता है, तो आप जितने ब्लॉब्स चाहते हो तो उतने सेंटर, यानी कि मुझे तीन ब्लॉब चाहिए तो मैं तीन सेंटर डिफाइन करता हूं यहाँ पे। एंड देन आई वांट भैया नंबर ऑफ फीचर्स जो है वो सिर्फ दो ही चाहिए, रैंडम स्टेट जीरो, यानी एक कंसिस्टेंट ऑर्डर बना के रखो। बाकी इसमें भी वही सेम चीज मैंने की हुई है, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं किया हुआ है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो दैट सेम चीज मैंने यहाँ पे परफॉर्म की है। देखो ये वाला एक रिस्पेक्टिव मुझे ब्लॉक दिख रहा है, ये दूसरा एक दिख रहा है, ये तीसरा एक दिख रहा है, ज्यादा कोई इसमें उस हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सिंपल बातें आपके सामने देखो मैंने पेश कर दी। मैं लगता है तो एक्स वाई दिखाता हूं ताकि आपको देखो, हाँ देखो 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 देखो, ये देखो, ये वाला वाई का मामला भी आपके सामने जो है क्लियर हो जाएगा। क्लियर इनफ, सिंपल इनफ, इजी इनफ, ये चीज आपको समझनी है, और कोई बड़ी बात नहीं उसमें, ठीक है? ओके चलो, ये वाला भी फंडा हो गया। कमिंग अप टू दिस वन, हाँ इसके बाद तो भैया कुछ नहीं है, बस ये लास्ट पॉइंट है अपना, नहीं इसके बाद मून्स भी है, हाँ तो ये आते हैं भैया मेक सर्कल्स के ऊपर। मेक सर्कल वाला भी मामला सिंपल है, यू आर गोइंग टू मेक द सर्कल्स लाइक दिस। ये कहां अपन ज्यादा यूज करेंगे पता है, जो कि डेटा आप ये सेपरेबल है कि किसी भी तरीके से, मुझे यहां दिख रहा है, मुझे यहां पे दिख रहा है भैया मैंने कितने बनाया है यहाँ पे मेक सर्कल्स में। आई हैव जस्ट कंसिडर्ड भैया 5000, नहीं 5000 नहीं भैया, 500 मैंने सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल लिए। देन आई हैव जस्ट रैंडम स्टेट इक्वल टू 3 एंड नॉइज इक्वल टू 0.03 मैंने कर दिया, बस इतना ही बताया। तो अभी इसमें जो है बाय डिफॉल्ट वो क्या कर रहा है, इस तरीके से दो सर्कल आपको बना के दे रहा है, और ये नॉइज 0.3 मैंने रखी है। अगर मैं इसकी नॉइज और बढ़ाऊंगा तो आपको ये सर्कल दिखेगा भी नहीं, आपको सिर्फ ये रैंडमली एक दूसरे के साथ येलो मरून एक्सचेंज होते हुए दिखेंगे, आपको ये प्रॉपर सर्कल नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं इस नॉइज को जीरो कर दूं ना, नॉइज को जीरो कर दूं, तो ये आपको एक कंप्लीट सर्कल दिखेगा। क्या दिखेगा, एक कंप्लीट सर्कल दिखेगा। होपफुली यूर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। एक बार यार करके दिखाऊं ये वाला फंडा, ताकि आपको चीजें जो है वो थोड़ा समझ में आ जाए। देखो ये थोड़ा सा आपको इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। वैसे अगर हीरो रहेगा ना नॉइस, तो आपको ये पूरा कंप्लीट फंडा जो है देखने को मिल जाएगा। देखो जी कहाँ गया, अच्छा पीएलटी नॉट डिफाइंड, भैया पहले उसको डिफाइन कर दो। हेलो जी, इसको डिफाइन कर दिया, हाँ जी, क्योंकि अभी नए से एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो उसको बोल रहा है भैया इसको पहले डिफाइन करो। हाँ लो, अब मान जाओ, मान गए, हाँ चलो ठीक है मान गए। ये देख लो, दिख रहा है प्रॉपर सर्कल दिख रहा है एकदम प्रॉपर। लेकिन अगर मैं इसको बहुत ज्यादा हाई कर दूं, लेट्स से, ये चीज आपको समझनी, नॉइज इससे आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी, ठीक है? कि आपको एक पर्टिकुलरली कुछ समझ नहीं आएगा बिकॉज नॉइज हाई। बात समझ रही है? अब यहां समझ बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है कि दो सर्कल है जो एक दूसरे के अंदर इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नॉइज जीरो जब है तब दिख रहा है। लेकिन जब मैं नॉइज बढ़ाता हूं, लेट से मैं नॉइज वन कर दूं, ये तो बहुत ज्यादा ही मतलब बवाल, ये देखो वन हो गई, कुछ पता चल रहा है, सर्कल दिख रहा है इसमें, कुछ पता चल रहा है। लेट से मैं 0.5 रखता हूं, ये देखो बात समझ में आ रही है, दिस इज हाउ इट इज
लाइक हैपनिंग। ये चीज आपको समझनी, तो मैंने क्या रखा था, 0.03 रखा था ना। हाँ, तो वो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। इट्स बेटर, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही प्योर डेटा दे रहे हैं, थोड़ा बहुत नॉइज के साथ दे रहे हैं। तो ये देखो आपकी एक्स की वैल्यूज हैं, ये आपकी वाई की वैल्यूज हैं, ठीक है, दो सर्कल है तो वो दो को दिखा रहा है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मून्स मतलब क्या, कुछ इस तरीके से शेप, ज्यादा कुछ नहीं, बाकी सब सेम है जैसा सर्कल में था वही फंडा यहाँ पे भी नॉइज का हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से दो मून्स अपने को बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाएंगे इस फंक्शन के थ्रू, एक तो इस तरीके से, एक तो इस तरीके से। अब यहाँ पे भी अगर मैं नॉइज बहुत ही कम कर दूं, लेट से अगर मैं नॉइज 0 कर दूं, तो आपको बड़ा क्लियरली ये जो चीज है वो देखने को मिल जाएगी। देखो एकदम क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं वही लेट से 0.5 कर दूं, तो देखो ये जो है अभी आपको पता नहीं चलेगा। ये देखो, आप बात समझ रहे हैं, तो ये होता है नॉइस का इंपैक्ट, ये होता है। एंड इसीलिए मैं स्पेसिफिकली आपको इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूं, बिकॉज बाकी का तो मीनिंग आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन ये चीज आपके लिए समझना जरूरी है कि नॉइज एक्चुअल में आपके डेटा पे क्या इंपैक्ट डाल रहा है। तो भैया नॉइज कितना था यार मेरा, आई थिंक 2 था क्या, 0.2 था क्या, नहीं 0.2 भी नहीं था, 0.1 था आई थिंक, मुझे याद नहीं यार फिगर इसका। आई थिंक हाँ यही था, 0.1 ही था। चलो ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट द बेसिक थिंग जो कि आपको भैया यहाँ पे समझना था रिगार्डिंग द मेक वाला फंडा। अब आते हैं बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर, प्री प्रोसेसिंग। आज इसे अपन खत्म करेंगे, बड़ा सिंपल मामला, ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्री प्रोसेसिंग, एक सिंपल एग्जांपल मैं दे देता हूं शुरुआत में, जो कि रीति है रीति नियम कानून है टू स्टार्ट द एक्सप्लेनिंग विद द प्री प्रोसेसिंग इज दैट, मुझे एक बात बताइए कि आपकी मम्मी जी जब खाना बनाती है, तो आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि मम्मी कैसे खाना बनाती है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं रोटियों का, रोटी कैसे बनाती है आपकी मम्मी, आपने देखा होगा, सीधा आटा लेती है और सीधा तवे पे डाल देती है, रोटी बन जाती है, ऐसा होता है क्या? इज इट लाइक दैट? नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम भैया उस आटे में कुछ पानी डालते हैं, कुछ नमक डालते हैं, थोड़ा सा उसको लाइक मिलाते हैं, उसका एक लाइक अपन जो है डो बनाते हैं, है ना, उसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं, एयर देते हैं, उसके बाद उसके गोले बनाते हैं, फिर उसकी रोटियां बनाते हैं एंड देन सेकते हैं। तो ये जो बीच में हमने बेसिकली सीधा हमने नहीं, ऐसा नहीं लिया कि आटा लिया और तवे में डाल दिया और वो बन गया रोटी, बराबर है ना। तो ऐसा नहीं कि भैया सीधा आपको डेटा मिल गया और आपने उसको एल्गोरिथम को दे दिया और भैया आपका प्रिडिक्शन या क्लासिफिकेशन अपने आप तैयार हो गया, ऐसी वाली बात नहीं होती। इसके बीच में जो एक कार्यक्रम होता है इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग वाला फंडा। होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट, है ना। तो हम लोग कहीं ना कहीं जो है प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, बड़ा एक अच्छा वर्ड आपने यूज किया, मैं जस्ट अभी चैट को मैं क्लोज कर रहा था इसलिए बहुत सारे आए थे, तो एक वर्ड देखने को मिल गया, प्रिपेयर। तो वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर इट, दैट इज अ प्री प्रोसेस करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए बहुत तरीके हैं, देखो एसक्यूएल के अंदर जैसे अभी तक बहुत देख चुके हैं हम, रिगार्डिंग द डेटा सेट देख चुके हैं, रिगार्डिंग द ट्रेन टेस्ट स्प्लिट देख चुके हैं, तो वैसे ही एसक्यूएल के अंदर भैया प्री प्रोसेस करने के लिए भी बहुत सारे क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है, जैसे स्टैंडर्ड स्केलर हो गया, मीन मैक्स स्केलर हो गया, रोबस स्केलर हो गया, बाइनराइजर हो गया, नॉर्मलाइजर हो गया, वन हॉट एनकोडर हो गया, लेबल एनकोडर हो गया। ये सारे ऐसे फंडामेंटल प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं जो कि सिलेबस में भी मेंशन्ड है, वो आपके समक्ष मैं एग्जाम्पल के साथ पेश करने वाला हूं विथ डायग्राम्स, बराबर है, ताकि आपको चीजें समझ में आ सके कि हो क्या रही हैं। लेट्स कंसीडर, यहां पे मैं एनपी डॉट, अब ये रैंडम नंबर जनरेट करना बाय यूजिंग द नंपाई लाइब्रेरी, देखो नंपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब एंड ये वाला तो मैंने अभी आपको बताया। तो एनपी के जरिए रैंडम डॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा अपने को जनरेट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल लिया है। और ये उसमें कुछ भैया पैरामीटर्स मैंने मेंशन किए, क्या क्या पैरामीटर्स हैं एक एक करके आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, और वो भी मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। लेकिन इनिशियली जो शुरुआत है, चलो डेटा की जो लेने की शुरुआत है वही हम लोग बताते हैं। ये मेरा डेटा है, ए बी सी, इसमें से 3 कॉलम है। आप बोलोगे सर ये एबीसी कहां से आया, कुछ नहीं जी, इसका एक डेटा फ्रेम बना है। अब डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं ये तो आपको पता ही है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये कॉलम है, इस कॉलम को डेटा दे दिया ए का, ये कॉलम बी है, इसको डेटा दे दिया बी का, ये कॉलम सी है, इसको डेटा दे दिया सी का। लेकिन अब क्वेश्चन आता है ये एबीसी कहां से जनरेट हुआ, ये एबीसी ऊपर से जनरेट हुआ है यहां से, दैट इज एनपी डॉट रैंडम नॉर्मल, एनपी डॉट नॉर्मल रैंडम, रैंडम डॉट नॉर्मल, ये सारा फंडा वहीं का लिया है। आप एक एक करके समझते हैं ये चीज बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं। तो ए के अंदर जो डेटा हमारा जाएगा ऑब्वियसली वो नॉर्मली तो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब ये ऐसा बेल कर्व तो होना ही चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बतानी है कि उसका मीन पॉइंटर कहां होना चाहिए, 0 पे होना चाहिए। मीन पॉइंटर उसका जो शुरुआत का जो हमारा पॉइंट होता है, गौर से सुनिएगा नहीं तो बाद में फिर से आप पूछोगे, और मुझे 100% पता है कुछ ना कुछ लोग पूछेंगे, जबकि मैं अभी यहां पे क्लियरली आराम से बता रहा हूं। 0 का मतलब क्या होता है कि भैया आपका जो भी नॉर्मल डेटा है उसका मीन पॉइंटर कहां है, 0 पे है, तो वो 0 पे यहां पे देखने को मिल जाएगा। दूसरा वो बोल रहा है कि आपका जो फैलाव है, मतलब आपका जो बेल कर्व है, वो बेल कर्व एकदम शार्प बेल कर्व होगा या थोड़ा सा चौड़ा बेल कर्व होगा,
तो वो आप बताते हो सेकंड पैरामीटर से। तो 2 यूनिट से आपका वो फैलाव होना चाहिए, 2 यूनिट का फैलाव जो है आपका यहाँ पे उस पर्टिकुलर बेल कर्व का होना चाहिए। और बोलता भैया 10,000 मतलब इतने टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो है हमारे यहाँ पे मौजूद होने चाहिए इस रिस्पेक्टिव डेटा ए के अंदर। अगर विश्वास नहीं होता तो देखो यहाँ पे टोटल रोज कितने दिख रहे हैं, टोटल रोज मतलब टोटल सैंपल्स जो कि 10,000 है, जो कि ए में भी 10,000 है, बी में भी 10,000 है, सी में भी 10,000 है, और वही 10,000 मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। एक और बात यहां पे करते हैं, अब ये थोड़ा सा इसका सेंटर हिल गया। अब इसका जो मीन है वो 5 पे है, 0 पे सेंटर नहीं इसका, इसका 5 पे है। जो बी वाले का डेटा रहेगा मैं आपको विजुअली दिखाता हूं, ये देखो, पहले यहां बता दूं उसके बाद विजुअली दिखाता हूं। बी का सेंटर कहां है, 5 पे। ये जो है बी आपका थोड़ा ज्यादा फैला हुआ होगा क्योंकि 3 यूनिट है ना, तो ज्यादा फैला हुआ होगा आपका बेल कर्व। ये -5 पे है सेंटर इस डेटा का, सी वाले डेटा का -5 पे मीन है, और ये सबसे ज्यादा फैला हुआ है, 5 यूनिट तक फैला हुआ है, और सैंपल नंबर सेम है। अब इसी को आपको मैं एक कर्नल डेंसिटी फंक्शन जो कि डीएफ के थ्रू अपन प्लॉट कर रहे हैं, इसी डीएफ, ये जो डेटा फ्रेम है इसको नाम मैंने डीएफ ही दिया है, इसके थ्रू अगर आप देखेंगे गौर से देखना, वाई लेबल में पहले से अपने को बाय डिफॉल्ट डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। ब्लू मतलब ए, ये अपना ऑरेंज मतलब बी, और ग्रीन मतलब सी। गौर से देखना, ए में क्या था, 0 सेंटर्ड था। तो देखो ए, 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 देखो मीन कहां है, 0 पे है 0 पे। बी का कहां था, +5 पे था बी का। तो देखो 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 सेंटर कहां है, सेंटर कहां है, सेंटर कहां है, नीचे आ रहा हूं मैं, नीचे आ रहा हूं, 5 पे है, 5 पे है। कमिंग अप टू द सी पार्ट, सी का कहां था, -5। ये देखो जी, ये देखो ये देखो ये देखो, -5 पे है, -5 पे है, क्लियर इनफ, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं, फैलाव, फैलाव देखते हैं कितना स्प्रेड आउट हुआ है वो देखते हैं। तो आपका जो ए था वो तो सिर्फ 2 यूनिट का था, देखो ज्यादा फैला नहीं हुआ है ये, ए आपका ज्यादा नहीं फैला है। लेकिन अगर आप बी देखोगे तो भैया वो देखो 3 यूनिट का था, वो ज्यादा फैल गया थोड़ा सा, देखो कितना वाइड है, देखो ये। और जो सी था वो तो 5 यूनिट का था, तो वो ज्यादा फैला हुआ है। आप बात समझ पा रहे हैं क्या, बेसिक इंटेंशंस उन आंकड़ों का यहां पे रिलेट कर पा रहे हैं विजुअलाइजेशन के थ्रू, तो वही चीज आपको समझनी है। तो ये मेरा ऐसा डेटा है, बट यार ये डेटा सही थोड़ी ना है यार, इसका कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, इसका कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, इसका कुछ और चल रहा है, बराबर। ये थोड़ी बहुत गलत बात लगती है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू फॉर दिस, घंटा लो जी आ गए फिर अपना एक रिस्पेक्टिव नोट्स। नोट्स जो कि आपको बड़ा प्यारा पसंद है, नोट्स जो है आपके समक्ष यहाँ पे हाजिर कर दिया है। कुछ बेसिक फॉर्मुलेशंस देखेंगे, उस हिसाब से कैसी चीजें होती है वो देखते हैं। हम लोग बड़ी अलग अलग टेक्निक्स देखेंगे, कुछ के लिए जरूरत पड़ेगी नोट्स के लिए, कुछ के लिए नहीं पड़ेगी। तो पहले नॉर्मलाइजेशन देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या बताने की कोशिश कर रहा है। नॉर्मलाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए हम मीन मैक्स स्केलर इस फंडे का इस्तेमाल करते हैं, इस क्लास का इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं है इसमें। व्हाट वी वांट इज, इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इसमें हमारे जो भी डेटा वैल्यूज है वी वांट देयर वैल्यूज इन बिटवीन 0 और 1। एक बार वापस बोल देता हूं, 0 और 1। हमें जब अपने रिस्पेक्टिव डेटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में चाहिए होती है तो हम नॉर्मलाइजेशन या मीन मैक्स स्केलर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखो जी, गौर से देखना जी, समझो जी इस बात को। इसके लिए मैं एक पेन ले लूं भैया यहाँ पे, चलो। तो यहां पे जो है ये हमारी नॉर्मलाइज्ड वैल्यू है, ये हमारी डेटा की ओरिजिनल वैल्यू है। यहां पे जो हमारा लेट से एक कॉलम है, एक कॉलम है, ठीक है, लेट से कोई भी कॉलम एक हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सी, जैसे कि इस केस में अपन सी देखने वाले हैं, ठीक है। ये एक सी मेरा कॉलम है। अब इसमें बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, 1 2 3 4, टोटल कितनी, 10,000 वैल्यूज हैं, ठीक है। अब इन सारी की सारी 10,000 की 10,000 वैल्यूज के लिए मुझे इनका नॉर्मलाइज्ड वैल्यू जो कि 0 और 1 के बीच में रेंज होगा वो जनरेट करना है। और मैं एक एक करते हुए भैया अपनी सारी की सारी वैल्यूज यहां पे मैप अप करने वाला हूं। लेकिन फिर एक्स मीन मतलब क्या होता है, एक्स मीन मतलब आपकी ये जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है उसको एक्स मीन बोलते हैं। आपकी ये जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे अपन एक्स मैक्स बोलते हैं। ये बात आपको समझनी, जैसा नाम वैसे ही काम, और बस इनको इस फॉर्मूले में डालते जाओ। जैसे जैसे लेट से मैं पहले इसको पॉइंट करता हूं, तो ये मेरा इनिशियली ये पहला एक्स है, तो एक्स माइनस जो भी मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम, तो अपने को क्या मिल जाएगा, एक नॉर्मलाइज्ड वैल्यू मिल जाएगी, बराबर है। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेटा पॉइंट, 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 देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेटा पॉइंट। इस तरीके से आप सारा का सारा अपना जो डेटा है एक एक करते हुए उनको 0 1 के रेंज में लेके आते हो। दिस इज नथिंग बट द नॉर्मलाइजेशन वाला इन डिटेल फंडा जो मैंने आपके सामने रख दिया। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन फिर ऐसा क्या अलग करता है, वो भी वही कर रहा है, वो भी आपके डेटा को जो है एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, एक एट्रीब्यूट, एक फीचर देने की कोशिश कर रहा है जिसके जरिए डेटा आगे चल के, अब देखो ये जो 0 1 मैंने रेंज बोला इसका क्या मतलब है। कई बार इंटरव्यूअर आपको ये पूछ सकता है, या फिर आपके भी दिमाग में सवाल आया होगा कि सर ये 0 1 का मतलब क्या निकलता है। देखो जी, आपका डेटा बहुत अलग अलग रेंजेस में हो सकता है, अपन आगे चल के बहुत सारे एल्गोरिथम में देखने भी वाले हैं, इस टेक्निक को अप्लाई भी करने वाले हैं। कई बार आपके कुछ नंबर्स नेगेटिव होते हैं, कई बार कुछ नंबर आपके 1 डिजिट में होते हैं, कई बार 2 डिजिट में, कई बार 3 डिजिट में, कई बार 6 डिजिट में। तो आप अगर देखेंगे तो आपका ये पूरा एंटायर डेटा बहुत वेरिएड रेंज में जो है फैला हुआ है।
इस वजह से क्या होता है, आपका जो रिस्पेक्टिव मॉडल है उसको इनके बीच में पैटर्न को अनलॉक करने में, डिकोड करने में बड़ी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। और कई बार वो प्रॉब्लम की वजह से आपकी एक्यूरेसी डाउन रह जाती है। तो अगर आप इसका रेंज इतना सा लाके रख दो, इतना छोटा सा रेंज अगर लाके रख दो 0 1 के बीच में, तो ये काफी आसान काम हो जाता है आपके मॉडल के लिए, प्रिडिक्ट करना, क्लासिफाई करना, या जो भी भैया उसका काम है उस हिसाब से। तो भैया फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऐसा अलग क्या कर रहा है, वो किस रेंज में ला रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो रेंज की बात नहीं करता, वो इस एट्रीब्यूट की बात करता है। वो इस एट्रीब्यूट की बात करता है कि भैया मैं आपका जो डेटा है वो कुछ इस पर्टिकुलर फैशन में जो है डिजाइन कर दूंगा। डिजाइन कर दूंगा मतलब स्टैंडर्डाइजेशन, या फिर इसके लिए अपन जो यूज करते हैं वो होता है स्टैंडर्ड स्केलर क्लास, जो कि आपने शुरुआत में देखा होगा। वो बोलता है कि जो आपका डेटा है ना, वो आपका जो डेटा है, इट वुड बी हैविंग अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इक्वल टू 1। बात समझ में आया? जो मैंने अभी बताया था ना, मैं अभी बता रहा था ना कि मीन क्या सेंटर्ड है, 0 सेंटर्ड है क्या, आपका जो फैलाव है सिग्मा कितना है भैया, 2 यूनिट 3 यूनिट, तो वो क्या कर देता है, ये स्टैंडर्ड सबको लाके रख देता है, सभी रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट्स फीचर कॉलम के लिए लाके रख देता है कि आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा इट शुड फॉलो दिस म्यू इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इक्वल टू 1, दैट्स इट। ऐसा डेटा आपका ट्रांसफॉर्म होता है। तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, ऑब्वियसली आपको हर एक जितने 10,000 सैंपल है वो यहां पे पुटअप करने पड़ेंगे। यहां पे जो भैया आपका म्यू रहेगा यानी कि मीन, और यहां पे आपका स्टैंडर्ड डिविएशन रहेगा, एंड फाइनली आपको भैया आपकी स्केल्ड वैल्यू जो है वो मिल जाएगी एक्स डैश के रूप में। सिंपल इनफ। मूविंग अप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज रोबस्ट स्केलर। सबका इंप्लीमेंटेशन देखने वाले हैं, मैं बिना इंप्लीमेंटेशन दिखाए भागने वाला नहीं हूं, डोंट वरी एट ऑल। रोबस्ट स्केलर, पहले इसका बेसिक बैकएंड इंट्यूशन फॉर्मुलेशन कुछ तो समझ लो, है कि नहीं। रोबस्ट स्केलर, रोबस्ट स्केलर मतलब कि रोबस्ट टर्म आता है विद रिस्पेक्ट टू आउटलायर्स, और फिर आउटलायर्स के हिसाब से इसको स्केल करना, ये बात वो कह रहा है। सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं, देखो जी आउटलायर मतलब क्या होता है आगे हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे। डीबी स्कैम है, उसके बाद एलिप्टिक एनवलप है, आइसोलेट है, बहुत सारी ऐसी ऐसी एल्गोरिथम्स है जो कि हम लोग आउटलायर डिटेक्शन के लिए यूज करने वाले हैं, उसमें तो आएंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ मुद्दा ये समझ लो कि जब आउटलायर्स रहते हैं आपके डेटा में तो काफी मुश्किल हो जाता है कि आपका जो डेटा है बेसिकली उसको आगे अपना जो मॉडल है वो पकड़ पाए या समझ पाए, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है उस केस में। तो फिर इन दैट केस अगर मुझे रोबस्टली स्केल करना है उसको, मतलब आउटलायर्स के होते हुए उसको ऐसा प्रकार से स्केल करना है कि वो मॉडल के अच्छे अंडरस्टैंडिंग में बैठ सके, तो फिर हम लोग इसमें जो फंडा अप्लाई करते हैं वो है इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब ये क्वार्टाइल्स क्या होता है ये तो पता है आपको, फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है, थर्ड क्वार्टाइल क्या होता है, 25 परसेंटाइल क्या होता है, 75 परसेंटाइल क्या होता है, वो मैंने कल आपको डिटेल में बताया है। आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस टू यू विद एन एग्जांपल इन डिटेल, ठीक है। अब यही इंटरक्वांटाइल रेंज जो है हम लोग यहां पे कंसिडर करते हैं इनटू द डिनोमिनेटर। एंड वन मोर थिंग दैट वी यूज हियर इज द मीडियन वाला फंडा। अब तक हमने क्या देखा, मीन देखा, मैक्स देखा, बराबर है कि नहीं, हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, काफी सारी चीजें देखी। लेकिन मीडियन क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, मीडियन मतलब आपका 50 परसेंटाइल। मीडियन मतलब आपका 50 परसेंटाइल, मैंने कल ही बताया था। तो वही जो मीडियन वैल्यू रहती है ना आपकी फीचर की, वो मैं कंसिडर कर रहा हूं। तो हाउ द फॉर्मूला इज नाउ हेयर फॉर्म, एक्स मतलब आपके हर एक इंडिविजुअल वैल्यू जो अभी तक ओरिजिनल है उनको ये ट्रांसफॉर्म करना है एक्स डैश में। एक्स मीडियन मतलब आपकी उस फीचर की मीडियन वैल्यू, Q3 मतलब आपका थर्ड क्वांटाइल, Q1 मतलब आपका फर्स्ट क्वांटाइल, दैट्स इट, उसका सबट्रैक्शन। एंड दैट्स हाउ रोबस्ट स्केलर फॉर्मुलेशन इज डन, एंड दैट्स हाउ द रिस्पेक्टिव फीचर्स आर बीइंग जनरेटेड। तो ये आपका रोबस्ट स्केलर जो है होने वाला है, सिंपल है। अब आते हैं भैया नॉर्मलाइजर के ऊपर। नॉर्मलाइजर वाला फंडा जो है, अब तक हमने जो चीजें देखी वो कॉलम वाइज अप्लाई हो रही है, आपने एक नोटिस किया, कॉलम वाइज, फीचर वाइज वो चीजें अप्लाई हो रही है। यहां हम नॉर्मलाइजर में अप्लाई करते हैं रो वाइज, यानी कि अगर आपको किसी क्लाइंट ने डिमांड दे दी, रिक्वेस्ट कर दी कि भैया मुझे रो वाइज नॉर्मलाइजेशन करना है, स्केल अप करना है मेरे रिस्पेक्टिव, है ना, तो आप क्या करोगे भैया, नॉर्मलाइजर का इस्तेमाल करोगे, जो कि क्लियरली यहां मेंशन कर रहा है कि इट इज अप्लाइड रो वाइज, मतलब रो बाय रो, रो बाय रो, रो के हिसाब से आप अप्लाई कर रहे हो। एंड दिस इज नथिंग बट एक्स डिनोटिंग योर रोज, मतलब वन बाय वन रो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये कुछ इस प्रकार से डेटा है, दिस द रो नंबर 1, फिर ये रो नंबर 2, फिर ये रो नंबर 3, बराबर है, तो हम ये सब के सब रोज के लिए इस फॉर्मुलेशन को अप्लाई करेंगे। ये क्या कहता है, एक्स मतलब पहले रो नंबर 1, फिर रो नंबर 2, फिर रो नंबर 3, एंड ऑल इट्स एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स है। लेट्स से इसमें भैया नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो आपके एक रो में कितने एलिमेंट्स होंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल भी है, ट्रिकी भी है। जिसको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो रही है इसको समझने में उसको ट्रिकी लगेगा, जिसको आसानी हो रही है उसको सिंपल लगेगा। अगर मेरे पास लेट से 3 रोज हैं और मेरे पास 3 कॉलम है, यानी कि मेरा जो ये रिस्पेक्टिव डेटा है 3 बाय 3 में दिख रहा है, तो मेरे एक रो में कितने एलिमेंट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है 3 एलिमेंट्स होंगे। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम तीनों एलिमेंट फॉर एवरी रो लगाने वाले हैं। और ये क्या बोलता है भैया, ये कुछ नहीं बोलता, ये सिंपल सी बात क्या करता है पता है, ये क्या, ये नोटेशन क्या है, ये बोलता है आपकी जो भी वैल्यू होगी लेट इट बी एक्स, जो भी आपकी वैल्यू होगी लेट इट बी एक्स, उसका मैं स्क्वायर करूंगा, फिर इससे रिलेटेड जितनी भी उसके रो में और वैल्यूज होंगी उनका भी स्क्वायर करूंगा और ऐड करूंगा। एक बार ऐड हो गया फिर मैं उसको स्क्वायर रूट लगा दूंगा।
दिस इज द वैल्यू दैट वी आर गोइंग टू जनरेट, जिसे हम बोलते हैं भैया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट वैल्यू, ट्रिपल एस। जैसे ट्रिपल आर थी ना, वैसे ट्रिपल एस वैल्यू हम लोग बोलते हैं, वो जो हम जनरेट करने वाले हैं। डोंट वरी, इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपके सामने पेश करता हूं ताकि ये आइडिया भी क्लियर हो सके, ठीक है। हाँ जी, तो ये फंडा तो क्लियर हो गया, इसको बंद करो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला हो गया। चलो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर का हम यूज करने वाले हैं। तो ये क्या होता है, फॉर्मुलेशन क्या, सारी चीजें मैं बता चुका हूं। अब सिर्फ अपने को क्या करना है, ये जो फिट ट्रांसफॉर्म है ये वही करने की कोशिश कर रहा है। जो फॉर्मूला बताया ना, ये फॉर्मूले के हिसाब से आपकी डीएफ की सारी वैल्यूज लेगा, फॉर्मूले में डालेगा, आपका एक्स डैश जनरेट करेगा और फाइनली स्केल्ड को दे देगा, यानी कि स्केल्ड डेटा को दे देगा। और इसी स्केल डेटा का जब मैं एक डेटा फ्रेम में कंस्ट्रक्शन करता हूं, तो स्केल डेटा आ गया, उसको डेटा फ्रेम बना रहा हूं, उसमें कॉलम्स का नाम एबीसी में रखने वाला हूं, और मेरा एक नया न्यू स्केल्ड डेटा फ्रेम बनाने वाला हूं मैं। और जब मैं उसको प्लॉट करता हूं तो अब देखो, अब देखो, अब देखो, सिर्फ आप देखो अपनी नजरों से, ये डेटा पहले कैसा था, अब ये डेटा कैसा है। एंड मोस्टली हमें ऐसा ही डेटा चाहिए होता है, वी वांट दिस काइंड ऑफ अ डेटा। उसका नेचर ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी परफेक्टली इन दिस लाइक पर्टिकुलर मैनर जो आपको दिख रहा है। अगर मैं लेट से नॉर्मलाइजर यानी कि मीन मैक्स स्केलर का इस्तेमाल करता हूं, तो उसमें भी मुझे 0 और 1 के बीच में रेंज मिलने वाली है। आपको भी, आपको विश्वास नहीं होता, आपको बिलीव नहीं होता, चलो मैं दिखाता हूं। बाकी तो सब फंडा वही सेम है, फिट ट्रांसफॉर्म में भी वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, स्केल्ड वर्जन जनरेट कर रहे हैं, उस स्केल्ड वर्जन को डेटा फ्रेम में दे रहे हैं। ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपका डेटा स्केल्ड हो चुका है, बट जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन पर्पस मेरे को एक नया डेटा फ्रेम बनाना पड़ा। उस डेटा फ्रेम को भैया मुझे यहां पे प्लॉट करना पड़ा, इसीलिए मैंने सिर्फ इसको एक एक्स्ट्रा स्टेप में एग्जीक्यूट किया है, वरना एक्चुअल आपका डेटा तो यहीं पे आ चुका है, स्केल डेटा, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होने के बाद। अगर आप देखेंगे, फोकस यहां करो, फोकस यहां करो, 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, इसके बीच में है कि नहीं डेटा, इसके बीच में है कि नहीं। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि मीन मैक्स स्केलर में हम 0 और 1 के बीच में डेटा लाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कमिंग अप टू द रोबस्ट स्केलर, इसमें भी फंडा वही है, सिंपल है, ज्यादा कुछ इतना मुश्किल नहीं है। वही फॉर्मुलेशन अपन लगा रहे हैं फिट ट्रांसफॉर्म के जरिए, वही सेम वापस रिपीट चीज कर रहा हूं, बस अपना जो है ना क्लास बदल रहा है। देखो क्लास बदल रहा है, यहाँ रोबस्ट स्केलर था, यहाँ मीन मैक्स स्केलर था, यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर था। और ये क्या कर रहा हूं भैया, मैं ये क्या कर रहा हूं, राइट हैंड साइड पे स्केलर इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर क्या है, दिस इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस रिस्पेक्टिव क्लास। स्टैंडर्ड स्केलर क्लास एंड ऑब्जेक्ट देखा था कि नहीं, इसी चीज के लिए देखा था, ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूं, इसीलिए किया था ये। तो मेरा क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इसके मेथड को अप्लाई लाइक यूज कर रहा हूं, और फिर पैरामीटर भेज के उसका फाइनल रिटर्न जो है मेरा स्केल डेटा प्राप्त कर रहा हूं। दिस इज द एंटायर स्टोरी, समझो। रोबस्ट स्केलर ये मेरा रिस्पेक्टिव क्लास है, उसका ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, उसी के थ्रू एक्सेस किया, और ये देखो मेरे को डेटा मिल रहा है। बाइनराइजर एक फंडा है जो रह गया था, बड़ा सिंपल है, लेकिन कुछ नहीं, देखो इसमें सिंपल फंडा है। इसको समझते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद नॉर्मलाइजर को भी जानते हैं। बाइनराइजर जैसा नाम कहता है कि भैया वो आपके डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो होता क्या है, कई बार नेचर ऐसा होता है कि आपका डेटा जो है, आपको कुछ इस प्रकार से जानना है, जैसे कि एक मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ, एक सिंपल पर्पस बताता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा आइडिया, ठीक है। लेट्स से आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं, और वो जो बच्चे हैं उनका मार्क्स का डेटा आपके पास है, या परसेंटेज का डेटा आपके पास है। अब परसेंटेज को देख के आप कैसे बता सकते हैं कि यार, मतलब इतने सारे यार बच्चे होंगे ना, ऑब्वियसली परसेंटेज को देख के अपन बता सकते हैं कि कौन पास है कौन फेल है, हम बता सकते हैं, बड़ी आसानी से बता सकते हैं। बट स्टिल व्हेन द डेटा इज अ ह्यूज डेटा, 100 200 500 1000 बच्चों का डेटा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम ऐसा भैया एक तरीके से डेटा देखेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उसको देखने के बाद हमें ये भी पता करना है कि ये 35 के नीचे है नहीं है, ये भी हम लोग को माइंड में कैलकुलेशन करना पड़ता है ना, सिंपल, उसको भी थोड़े बहुत माइक्रो सेकंड तो जाते ही हैं। तो व्हाट वी कुड डू इज पॉसिबली, हम पास एंड फेल ये दो बाइनराइज करना है ना अपने डेटा को, पास और फेल में। तो अगर फेल है तो 0 बोल दूंगा, पास है तो 1 बोल दूंगा, और मैं थ्रेशोल्ड रख देता हूं 35 का। यानी कि मैं पूरे डेटा जो है अपना रिस्पेक्टिवली बाइनराइजर क्लास को दूंगा, उसको बोलूंगा भैया तू ले ले, और थ्रेशोल्ड 35 लगाइयो। थ्रेशोल्ड 35 लगाने का मतलब क्या, कि जिस भी बच्चे के मार्क्स 35 से लेस देन होंगे वहां 0 लग जाएगा, मतलब मार्क्स की जगह 0 लग जाएगा, मार्क्स की जगह 0 लग जाएगा, बात समझ रहे हो, मार्क्स की जगह 0 लग जाएगा। और जहां पे भी भैया आपका 35 के ऊपर होगा वहां 1 लग जाएगा, क्योंकि वो पास है। तो इसी कुछ करस्पॉन्डिंग एग्जांपल के साथ अगर आप समझेंगे, बाइनराइजर को मैंने एक थ्रेशोल्ड दे दिया 5, लेट से 5, और ये मेरा डेटा, ये 2 डायमेंशनल एरे है। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, दो स्क्वायर ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल एरे है, और उसमें मैंने कुछ इस प्रकार से डेटा डाल दिया, थ्रेशोल्ड इक्वल टू 5 रखा है। अब ये मेरा एरे है ए, जो कि मैं बाइनरी मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है बाइनराइजर का, इसके ट्रांसफॉर्म मेथड को देता हूं और ए पास करता हूं। जैसे ही ए पास करता हूं, यानी ये पूरा एरे पास करता हूं, तो मुझे कुछ ऐसा एरे जनरेट करके दे देता है। तो वो क्लियर बताता है 30 इज ग्रेटर देन 5 तो 1, 10 इज ग्रेटर देन 5 तो 1,
22 इज ग्रेटर देन 5 तो 1, 20 इज ग्रेटर देन 5 तो 1, 2 इज लेस देन 5 तो 0, 2 इज लेस देन 5 तो 0, 10 इज लेस क्या बोलते हैं 10 इज ग्रेटर देन 1 तो भैया ग्रेटर देन 5 तो 1, बाकी यहां पे 2 इज लेस देन 0, 2 इज लेस देन 5 तो 0। सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, यही एक सिंपल, आप एक प्री प्रोसेसिंग अगर करना चाहो तो ये भी है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉर्मलाइजर, जो अभी तक आपको मुश्किल लग रहा होगा लेकिन अभी नहीं लगेगा। वन मोर, एक और मैंने यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे यहाँ पे ले लिया है। अब ये जो टू डायमेंशनल एरे है, ये पहला वाला ही कि नहीं, जो यहाँ टू डायमेंशनल एरे मैंने लिया हुआ है, अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, पहले आपको नॉर्म लाइक मैनुअली, पहले आपको मैनुअली जो है मैं कैलकुलेशन करके रिजल्ट आपके सामने रखता हूं नॉर्मलाइजेशन का, और वही कैलकुलेशन बैकएंड में आपका नॉर्मलाइजर क्लास कर रहा है अंडर द फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म मेथड, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है, गौर से देखना। तो मैंने क्या बोला था, ये आपके भैया रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, और इसके अंदर भैया 3 बाय 3 का आपका ये पूरा एरे है, तो इसमें 3 एलिमेंट पर रो के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहां मैं कर क्या रहा हूं, फॉर लूप लगा रहा हूं फॉर एंटायर रोज, मतलब जब तक मेरे सबके सब रोज इस एरे में खत्म नहीं होते, इस डेटा में जब तक मेरे सबके सब रोज खत्म नहीं होते, तब तक मैं ये प्री प्रोसेसिंग हर एक रो के ऊपर करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, हर एक रो के ऊपर करता रहूंगा। अब बात समझ रहे हैं? तो मैं इन शॉर्ट क्या करने वाला हूं, ये जो ट्रिपल एस की बात मैं कर रहा था ना, दैट इज पहले अपन जो है स्क्वायर करके फिर उसका सम करके उसका स्क्वायर रूट जो लेने वाले हैं, तो ये ट्रिपल एस डिनोट करता है, ये हम वैल्यू ऑफ ट्रिपल एस हर एक रो के लिए जनरेट करने वाले हैं। देखो मैं आपको एक बताता हूं यहां पे, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, लेट मी टेक द पेन। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था, ये जो रिस्पेक्टिव है अपना रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, अरे मैं क्या बता रहा हूं, हाँ रो नंबर 3। तो भैया यहाँ पे जो अपनी ट्रिपल एस वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से होगी, ट्रिपल एस 1, ट्रिपल एस 2, ट्रिपल एस 3, मतलब ये जो ट्रिपल एस वैल्यू है वो हर एक रो के रिस्पेक्टिव में अपन कैलकुलेट करने वाले हैं, हर एक रो के रिस्पेक्टिव में अपन कैलकुलेट करने वाले हैं। और उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, देखो जी ये आपके सामने पेश है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारा आई मतलब रो नंबर 1, मतलब ये पहला रो अपन कंसिडर करते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एनपी डॉट पावर, पावर मतलब क्या, रेस टू द पावर, स्टार स्टार वाला नहीं यूज करते, रेस टू द पावर यानी स्क्वायर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पहले स्क्वायर कर रहे हैं, मैंने बोला था ना, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि 5 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। अच्छा जी, आपका स्क्वायरिंग हो गया, उस रो के सारे एलिमेंट का स्क्वायरिंग हो गया, फिर उन सबका सम करो, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहां तक हो गया। फिर अब ये 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जो था, इसको भैया आप यहां पे स्क्वायर रूट लगाओ, इसको स्क्वायर रूट लगाओ। बात समझ में आ रही क्या, नहीं समझ में आ रही तो यहां पे देखो, यहां पे देखो वापस से, ये 5 का स्क्वायर प्लस ये ऐड किया, फिर ये 2 का स्क्वायर, फिर प्लस ये माउस से कर रहा हूं इसलिए थोड़ा धीरे हो रहा है, 3 का स्क्वायर। अब ये वाला फंडा हो गया, इसको स्क्वायर रूट लगाओ, ये बन गया आपका एस एस 1, दैट्स इट, ट्रिपल एस 1। अब ऐसे ही ट्रिपल एस 2, ट्रिपल एस 3 अपने को सब कंप्यूट करने हैं, अपने को क्या करना है भैया, सब के सब यहां पे कंप्यूट करने हैं। चलो जी, फिर ये रो नंबर 2 के लिए भी अप्लाई होगा, 3 के लिए भी अप्लाई होगा। और यहां पे देखो ये लेंथ ऑफ एक्स क्या है, देखो ये आपको बता कितना रहा है, नंबर ऑफ रोज आर 3, तो वो क्लियर बता रहा है नंबर ऑफ रोज आर 3। तो ये फॉर लूप कब तक भागेगा, जब तक भैया 0 1 2 यानी कि 3 बार इसका इटरेशन होगा, फॉलो होगा, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखेंगे अगला स्टेप क्या है, ये लास्ट स्टेप है। अभी फॉर ईच एंड एवरी रो, फॉर ईच एंड एवरी रो लेंथ ऑफ एक्स ही लगाया, मतलब 3 रोज के लिए, तीनों रोज के लिए मैं क्या करूंगा, आपकी जो भी वैल्यू है, आपकी हर एक रो की वैल्यू है, उसको डिवाइड करूंगा विथ इट्स रो एसएस ट्रिपल एस वैल्यू। मतलब क्या, देखो पता है मेरे को नहीं नहीं समझ में आया होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं, मुझे पता है नहीं समझ में आया होगा, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो ये रो है, रो नंबर 1, इसके लिए मैंने एक ट्रिपल एस जनरेट किया, एक ट्रिपल एस वैल्यू जनरेट की, दैट इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर रूट, बराबर है, ये वैल्यू मैंने जनरेट की। अब इस रो में आपका एलिमेंट नंबर 1 होगा, एलिमेंट नंबर 2 होगा, एलिमेंट नंबर 3 होगा, इन सबको मैं इसके रिस्पेक्टिव जो वैल्यू है एस एस 1 की, उससे डिवाइड कर रहा हूं। एंड यही चीज मैंने यहां सिर्फ कोड फॉर्म में आपके सामने लिखी है, और कोई भी बड़ी बात मैंने नहीं की। आप बात समझ पा रहे हैं, आप बात समझ पा रहे हैं, होपफुल यूर अंडरस्टैंडिंग। आप इससे आसान वे में आपको ये चीज समझ में कहीं भी नहीं मिलने वाली है, तो फोकस कीजिए, ठीक है। ये वाला चीज हो गया, एक बार ये हो गया तो मुझे एक भैया अपना एरे मिल जाएगा, आई विल गेट एरे, और वो एरे देखो आपके सामने इस तरीके से है, यानी कि ये मेरा रो नंबर 1 है, यानी पहले जो वैल्यू ऐसी थी अब वो वैल्यू मुझे ऐसी दिख रही है। ये देखो ये रो नंबर 2 की वैल्यूज है, ये देखो ये रो नंबर 3 की वैल्यूज है, एंड दैट्स व्हाट द नॉर्मलाइजेशन इज। आपको बिलीव नहीं होता कि क्या ये सेम ही ऐसे ही होता है सर, नॉर्मलाइजर नॉर्मलाइजर में ऐसे ही होता है, बिलीव नहीं होता, चलो दिखाता हूं मैं आपको। नॉर्मलाइजर क्लास लिया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, नॉर्मलाइजर ऑब्जेक्ट के जरिए फिर ट्रांसफॉर्म एक्सेस किया, और यही जो मेरा ओरिजिनल डेटा एक्स था, ये मैंने इसको इनपुट के तौर पे दिया, आउटपुट के तौर पे मुझे ट्रांसफॉर्म डेटा मिला, और ट्रांसफॉर्म डेटा को और मेरे कैलकुलेट डेटा को गौर से देखो, 9 के 9 एलिमेंट्स की वैल्यू देखो,
एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्टली द डिट्टो, डिट्टो। अपने एंड पे भी भैया ये कोड आपको मिलने वाला है, इंप्लीमेंट करके देख लेना, यू विल गेट द पॉइंट। ठीक है, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट 2 पॉइंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, दैट इज भैया एनकोडिंग, यानी कि टेक्स्ट दिया हो और अपने को उसको नंबर आंकड़ों में बदलना हो, क्योंकि मशीन डोंट अंडरस्टैंड योर टेक्स्ट। उनको नहीं लेना देना कि भैया आप क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, उनको नहीं लेना देना। उनको कंसर्न होता है भैया मेरे को आंकड़ा दो, ताकि आंकड़े से आंकड़ा भिड़ा के मैं अपना रिस्पेक्टिव काम निकाल सकूं, यानी रिलेशन अनकोड कर सकूं। ठीक है, तो फिर इसमें जो है सबसे पॉपुलर दो तरीके जो निकल के आते हैं वो है लेबल एनकोडिंग और दूसरा होता है वन हॉट एनकोडिंग। वन हॉट एनकोडिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ यही यूज कर रहे हैं, वन हॉट एनकोडिंग को हम बहुत सारे फील्ड्स में यूज करते हैं, लाइक सीएस के फंडामेंटल फील्ड जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, कंपाइलर डिजाइन हो गया, बहुत सारे फील्ड्स में यूज होता है आपका वन हॉट एनकोडिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक फाइल है मेरी एनकोडिंग डॉट सीएसपी, वो मैं देने वाला हूं आपको, डोंट वरी। एनकोडिंग डॉट सीएसपी फाइल देखो कुछ इस तरीके से दिखती है। ये टीम है, टीम के नाम ABCD रखे हुए हैं बस मैंने, और वो टीम किस किस साल में जीती हुई है। ये टीम 2000 में जीती, ये टीम 2002 में जीती, फिर ये टीम 2003 में जीती। तो ऐसा भैया उन टीम का मैंने जो एक डेटा है आपके सामने पेश किया। अब ऑब्वियस सी बात है, ABCD ना 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 चाल वो टेक्स्ट है, नंबर चाहिए, तो कैसे करोगे? तो उसमें लेबल एनकोडर आपकी मदद करता है। लेबल एनकोडर सिंपली क्या करता है, देखो मैंने क्या किया, लेबल एनकोडर का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये मेरा क्या था, DFF, मतलब ये नाम है डेटा फ्रेम का DFF। तो ये DFF मैंने DF1, मतलब ओरिजिनल डेटा को नहीं छेड़ा मैंने, मैंने इसका कॉपी बनाया। मैंने क्या किया, DF1 उसका एक कॉपी बनाया नाम का DF1 का। और मैंने क्या किया, DF1 जो टीम है, मतलब स्पेसिफिकली जब मुझे भैया लेबल एनकोडर का डेटा, लाइक जो मैं डेटा इनपुट दे रहा हूं उसको जो ट्रांसफॉर्म करना है, तो मैं डेटा दूंगा कौन सा, DF1.टीम दे रहा हूं, नॉट द ईयर। ईयर तो ऑलरेडी भैया एक फॉर्मेट में है जो अपने को एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये टेक्स्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं जो टीम वाला डेटा है, यानी कि ABCD वाला डेटा है, वो मैं इसको ट्रांसफॉर्म के लिए देता हूं। एंड DF1 का नजारा देखो आपके सामने, ये देखो। तो उसने क्या किया पता है, A को 0 असाइन किया, B को 1 नंबर असाइन किया, C को 2 किया, D को 3 किया, और जहां पे भी ABCD दिख गया उन नामों को 0 1 2 3 से उसने रिप्लेस कर दिया, दैट्स इट। और कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। तो देखो 0 1 2 3, 0 1 2, फिर यहाँ 0 1 2 1 0 3, दैट्स इट। तो जहां जहां A दिख रहा है वहां 0 है, जहां BCD है वहां पे 1 2 3 है रिस्पेक्टिवली, दैट्स इट। तो ये हो गया लेबल एनकोडर। एक होता है वन हॉट एनकोडिंग, ये थोड़ा सा ना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ मैं बात कर रहा हूं अपने स्पेस को लेके, क्योंकि आप यहां पे देखोगे तो आपका जो ओरिजिनल स्पेस था जहां आपके अल्फाबेट्स अलोकेटेड थे, उसी स्पेस में आपके अभी नंबर्स अलोकेट हो चुके हैं। बात समझ में आ रही? वही नंबर है और कहीं नहीं गया, नंबर वही है, वही है उसी रोम उसी रिस्पेक्टिव कॉलम में। लेकिन यहां ये क्या करता है पता है, यहां ये क्या करता है, यहां जितनी भी आपके कैटेगरीज है, जितनी भी आपकी कैटेगरी, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ABCD 4 कैटेगरी है, तो वो उन चारों कैटेगरी के लिए अलग से 4 कॉलम बनाता है। उन चारों कैटेगरी के लिए, गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ये पूछा जा सकता है फर्क, लेबल एनकोडिंग और वन हॉट हॉट एनकोडिंग में फर्क क्या, बहुत पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गौर से देखोगे तो मैंने मेरे जो कैटेगरीज हैं, पहले मैंने सिर्फ उनको एक एक नंबर असाइन किया, लेकिन यहां पे मैं उनको एक एक कॉलम असाइन कर रहा हूं। यानी 0 यानी A, तो उसको एक पूरा कॉलम असाइन कर दिया। ये मेरा B, ये C, ये D बराबर है। और यहां पे बेसिकली कॉलम में होगा क्या, जहां जहां पे A का प्रेजेंस होगा वहां पे 1 होगा, जहां जहां पे A का प्रेजेंस नहीं होगा वहां पे 0 होगा, रिस्पेक्टिवली इन कॉलम 1, रिस्पेक्टिवली इन कॉलम 0, जो कि A को डिनोट करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रो नंबर 1 में A है, रो नंबर 4 में A है। चेक करते हैं, रोल नंबर इसमें 0 में A है, और रोल नंबर मतलब रो नंबर 4 में A है, और 7 में भी है कि नहीं? तो 7 का है, 7 में भी है। तो आप देख सकते हैं रिस्पेक्टिवली वहीं पे 1 है, बाकी सब जगह पे वो 0 है। बात समझ में आ रही है होपफुली? इसलिए मैंने देखो टीम का ही डेटा उसको दिया हुआ है, ताकि वो उसको जो है वन हॉट एनकोडर का ऑब्जेक्ट देखो ENC है, वही मैंने उसको प्रोवाइड किया, वही उसको ट्रांसफॉर्म किया। एंड टू एरे मतलब क्या, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, जो भी आपका डेटा यहाँ पे जनरेट होगा उसको देखो एरे फॉर्म में। तो ये मेरा एक एरे 0 का एरे, ये 1 का एरे, ये 2 का एरे, ये 3 का एरे, इस तरीके से मैंने एक ही में उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। मतलब ये सब मुझे एरे फॉर्म में दे रहा है, बराबर है। सो दिस इज ये 0 थ्रो, यानी कि A से जुड़ा हुआ ये एक एरे, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा। अब इन सारे के सारे एरेज को मैंने डेटा फ्रेम में डाल दिया, तो वो मुझे इस तरीके से डेटा फ्रेम में दिखा रहा है आंसर। ठीक है, अब ये वाला तो फंडा हो गया, लेकिन यार इसको क्या ऐसे ही रखेंगे ना, इसको ज्वाइन भी तो करना पड़ेगा। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली यूज द फंक्शन ज्वाइन, जो कि डेटा फ्रेम में अवेलेबल है। ज्वाइन यूज करो तो क्या करोगे, आप जो अपना डेटा फ्रेम, ये वाला डेटा फ्रेम था, ये देखो, ये जो DF1 डेटा फ्रेम था, इसलिए मैंने कॉपी बनाया था। ये जो आपका डेटा फ्रेम DF1 था, उसको आप, ये जो जनरेटेड मेरे एरेज हैं, ये जो मेरे जनरेटेड वन हॉट एरेज है फॉर ईच एंड एवरी कैटेगरी,
उनके साथ उसको ज्वाइन कर दो, मतलब ये और कॉलम्स उसमें ऐड कर दो, ज्वाइन कर दो। तो मैंने क्या किया, ये मेरी टीम ऐसी कैसी है, और इसमें भैया मैंने 0 1 2 3 इस तरीके से ऐड कर दिया। लेकिन इसे एक प्रॉब्लम कहते हैं। ये जो अभी सिचुएशन आप देख पा रहे हैं, एनीवन कैन गेस द प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम गेस कर पा रहा है? ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए बोल रहा हूं, इतना टाइम दे रहा हूं, नहीं तो टाइम नहीं देता मैं। एनी प्रॉब्लम दैट यू कैन नोटिस? कोई प्रॉब्लम है इसमें? लेट मी हैव अ लुक इन दिस। नहीं नहीं नहीं, वो वाली चीज नहीं है, नहीं नहीं नहीं। एग्जैक्टली नहीं, यश जी भी सही कह रहे हैं कि अगर वन हॉट एनकोडिंग यूज किया है देन इसका क्या जरूरत है फिर भैया, यहाँ पे हमने लेबल एनकोडिंग भी यूज नहीं, वो ठीक है, वो बात समझ, हाँ ये बात ऋतुराज जी ने बहुत बढ़िया पकड़ा। डबल फीचर्स, मतलब डबल फीचर का कहने का मेरा सिंपल तात्पर्य ये है कि इसको बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी या फैक्ट रिडंडेंसी। रिडंडेंटली, बार बार, मतलब ये भी वही इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये भी वही इंफॉर्मेशन, ये चार एरेज भी वही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और ये वन एरे भी यही इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो वाई टू कीप इट? तो हम क्या करते हैं, उसको ड्रॉप करते हैं। और ड्रॉप कैसे करते हैं मुझे पता है, मुझे क्या, आपको भी पता है, मैंने बताया है कि अगर ये आपका नया फ्रेम जो एक तैयार हुआ, एबीसी फ्रेम मैंने इसका नाम रखा था, तो एबीसी में मुझे ड्रॉप करना है। क्या करना है, ये जो टीम वाला कॉलम था ये मुझे लेट से ड्रॉप करना है। आई डोंट वांट दिस, मुझे सिर्फ वन हॉट एनकोडिंग वाला डेटा दिखाना है, तो इसको ड्रॉप करो जो कि एक कॉलम है। और जैसे मैं इसको ड्रॉप करता हूं तो देखो आपके सामने क्लीन डेटा आ गया। क्लीन डेटा वो क्लियरली क्या बता रहा है कि देखो भैया, ए जीता था 2000 में, बी जीता था 2002 में, सी जीता था 2003 में, ये डी जीता था 2004 में। तो इसमें कैसे पैटर्न पकड़ पा रहे हो, यानी कि हमने ये पूरे प्री प्रोसेसिंग के टेक्निक के थ्रू जितने भी फंडामेंटल्स अभी तक हमने देखे, इसमें एक चीज नोट करिए, एक बहुत ही बॉटम लाइन है, लास्ट लाइन है, इसके बाद में एंड करता हूं आपके भैया जो चैट से उसकी तरफ आता हूं। हमने कहीं भी मीनिंग चेंज करने की कोशिश नहीं की है। वी ट्राई टू कीप द मीनिंग इंटैक्ट, but just made it simpler for the model to understand as per the requirement, as per the problem statement, as per the purpose. Different pre-processing technique work on different requirement, different purpose. क्या requirement क्या purpose हो सकता है, वो भी मैंने चीज आपको बड़े डिटेल में बताई, और जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस थे वो भी आपके साथ शेयर किए। तो आज के लिए भैया यहीं पे थमते हैं, रुकते हैं।